नमस्ते एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट टुडे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मेडिटेशन और फर्टिलिटी के बीच के डीप कनेक्शन के बारे में। अगर आप अपने फर्टिलिटी जर्नी पे हैं या सिर्फ अपने लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस चाहते हैं, मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो आपको इमोशनली, मेंटली और फिजिकली सपोर्ट करेगा। रिसर्च ये बताता है कि मेडिटेशन ना सिर्फ स्ट्रेस को रिड्यूस करता है बल्कि हार्मोन्स को बैलेंस करता है, स्लीप इम्प्रूव करता है और इमोशनल वेलबींग को बूस्ट करता है, जो सब फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, अपने माइंड को काम कीजिए और चलिए समझते हैं कैसे एक शांत मन आपके बॉडी के नेचुरल रिदम्स को सपोर्ट कर सकता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बीना, जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं मदरहुड हॉस्पिटल एंड सिल्वर लीफ मेडिकल सेंटर में, एंड उनके पास 40 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और वो हमारे को गाइड करेगी और ये बताएंगी कि मेडिटेशन और फर्टिलिटी में कितना डीप कनेक्शन है। वेलकम डॉक्टर बीना टू आवर पॉडकास्ट टुडे। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द पॉडकास्ट। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि फर्टिलिटी और मेडिटेशन में कितना डीप कनेक्शन है, तो हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में इतना स्ट्रेस आ गया है आजकल के ज़माने में, लाइफ फास्ट हो गई है, तो इसमें स्ट्रेस का फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट होता है क्या और कितना होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा पल्लवी। स्ट्रेस का फर्टिलिटी से बहुत गहरा संबंध है। अगर किसी को स्ट्रेस होता है तो फर्टिलिटी डेफिनेटली डाउन हो जाती है। अब हमें समझना चाहिए कि स्ट्रेस से फर्टिलिटी डाउन क्यों होती है। सबसे पहले अगर स्ट्रेस होता है तो एक हार्मोन लिबरेट होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल लिबरेट होता है और ये कॉर्टिसोल जब लिबरेट होता है तो ये बाकी सारे हार्मोन्स को डिप्रेस कर देता है। अच्छा। और इसीलिए बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे नहीं लिबरेट हो पाते जो फर्टिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओव्यूलेशन नहीं हो सकता। जैसे सपोज करो, एक तो हो गया कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस के कारण होता है। हाँ जी। दूसरा प्रोलेक्टिन से भी ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। तो अगर स्ट्रेस रहता है तो प्रोलेक्टिन भी अफेक्ट होता है, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स माइंड से और ब्रेन से लिबरेट होते हैं। तो अगर प्रोलेक्टिन की लेवल हाई होती है तो ओव्यूलेशन नहीं हो सकता, और अगर ओव्यूलेशन नहीं हो सकता तो प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। और भी कई हार्मोन हैं, जैसे मान लीजिए प्रोजेस्टेरॉन। जब कॉर्टिसोल की लेवल बहुत हाई हो जाती, हाई डिमांड होता है कॉर्टिसोल की, और उसको बॉडी में कॉर्टिसोल इतना मिलता नहीं है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, तो वो स्टील करता है, प्रोजेस्टेरॉन को स्टील करेगा बॉडी से। अगर प्रोजेस्टेरॉन को स्टील करेगा तो हमारा एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होगा। अगर इम्प्लांट होगा तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो प्रेगनेंसी आगे चल नहीं सकती, अबॉर्शन होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो ब्रेन से लिबरेट होते हैं और स्ट्रेस के कारण उनमें इम्बैलेंस हो जाता है और फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मेडिटेशन ये स्ट्रेस को कंट्रोल करने के काम आता है, और जैसे आपने बताया क्योंकि हम स्ट्रेस कंट्रोल कर पाते हैं, ये हार्मोन लेवल्स भी मेंटेन रहते हैं बॉडी में, जी इम्पैक्ट ना हो फर्टिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और ये सिर्फ फीमेल्स में होती है, क्योंकि आपने बताया कि ओवुलेशन के बाद प्रेगनेंसी के प्रोसेस में बाधा आती है, या ये मेन में भी ये जो मेडिटेशन का है ये स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, वुमेन में भी, मेन में, दोनों में, या सिर्फ वुमेन में ही हेल्पफुल है? नहीं, ये मेन को भी उतना ही अफेक्ट करता है, क्योंकि मेन के भी जो लेवल्स हैं, हार्मोन्स लेवल, टेस्टोस्टेरोन लिबरेट होता है वो, और वो जो अगर सपोज उसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म बनते हैं, वो सब स्ट्रेस के कारण कम हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। ये आंसर तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने, और इतना इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रीज़न है इसके बिहाइंड कि क्यों हमें स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल करने चाहिए, और ये हमारे पास आज जब एक टूल है मेडिटेशन, सो वी हैव टू यूज़ इट, वी शुड यूज़ इट। डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मेडिटेशन से और भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं और फर्टिलिटी हो सकती है। मेरा वही नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि और कहाँ पर मेडिटेशन फर्टिलिटी के जर्नी में हेल्प कर सकती है? देखिए, इनफर्टिलिटी में पेशेंट्स को एक्सेप्टेंस नहीं होती। वो सोचते हैं कि मेरे कारण से इनफर्टिलिटी है। अगर मैन इनफर्टिलिटी है तो सोचता है मेरे कारण है, फीमेल है तो सोचती है मेरे कारण है। तो वो अपनी बॉडी के साथ में ट्यून अप नहीं हो पाते। वो
उनमें एक डिस्क्रिपेंसी रहती है और वो अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। इस कारण से मेंटल एटीट्यूड अच्छा नहीं होता और ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। दूसरा क्या होता है कि एक दूसरे के बीच में जो रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप है, ये भी मेडिटेशन से बहुत इम्प्रूव होते हैं। और आपको पता है फर्टिलिटी को कवर करने के लिए, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, देन ओनली यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलिटी, राइट? बिल्कुल मतलब उसके बिल्कुल। बिना तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। हाँ, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो फर्टिलिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। और भी जैसे आपको मैं ये बता सकती हूँ, कंपैशन कंपैशन इम्प्रूव होता है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें कंपैशन इम्प्रूव होता है। हमने जैसे बताया अपनी बॉडी को ब्लेम नहीं करते और हम अपनी सिचुएशंस को बहुत ही माइल्ड वे में लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे साथ ये क्या हो गया, हमारे साथ क्या होगा। एक दूसरे के लिए भी बहुत कंपैशन आता है। डॉक्टर्स के बारे में, नर्सिस के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, अपने ट्रीटमेंट में हम सबको बड़े कंपैशनेटली देखते हैं। तो ये भी मेडिटेशन करने से इसके कारण भी फर्टिलिटी काफ़ी इम्प्रूव होती है। ये तो आपने बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, जैसे एक्सेप्टेंस होना और अपने थॉट्स पे कंट्रोल लाना। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बताया। थॉट्स पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जनरली हमारे थॉट से या तो हम पास्ट में जाते हैं या हम फ्यूचर में जाते हैं। अगर हम पास्ट में जाएंगे तो हम ये सोचेंगे कि हमें ये साइकिल हमारी फेल हो गई, वो साइकिल हमारी फेल हो गई। इस तरह से हम बीच बीच में अपने आप को ब्लेम करते रहेंगे और हमें प्रॉब्लम होगी। अगर हम फ्यूचर में जाएंगे तो हमें ये रहेगा, क्या हमारी साइकिल अब सक्सेसफुल होएगी, क्या हमें आगे सक्सेस मिलेगा। तो जब हमारा माइंड थॉट्स आगे पीछे जाता रहता है, पास्ट में, फ्यूचर में, पास्ट में, प्रेजेंट में रहना ही नहीं चाहता, तो और ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है और नॉट्स बनती है। यही अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हम थॉट्स को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन हमें प्रेजेंट में रहना सिखाती है। न तो हम पास्ट में जाएंगे, न हम फ्यूचर में जाएंगे। तो पास्ट की जो हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ उसकी बातें न याद आएंगी और न ही फ्यूचर में आगे क्या हो रहा है वो एंग्जाइटी भी नहीं रहेगी। तो जब हम बैलेंस रहते हैं, हम माइंड को बैलेंस करते हैं और हमारे थॉट्स के ऊपर हम कंट्रोल करते हैं, तो डेफिनेटली हार्मोन्स अच्छे लिबरेट होंगे और हमारी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। थैंक यू डॉक्टर बीना फॉर दिस ग्रेट आंसर। ये बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन है हमारा। ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में हम इग्नोर कर देते हैं, बट इतना इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना। एंड मेडिटेशन जैसे टूल्स हमारे पास जब अवेलेबल हैं तो हम उन्हें यूज़ क्यों नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। मेडिटेशन ना केवल हमारी इनफर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है बट ओवरऑल वेलबींग को भी इम्प्रूव करता है। अगर हम खुश होंगे, अगर हमारी बॉडी अच्छी होगी, तो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे तो हमें हर चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। हम लाइफ में पॉजिटिव हो जाएंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सिंपल फॉर्म में मेडिटेशन को अगर मैं बहुत ही छोटे तरीके से डिफाइन करूं, आपने तो अच्छे से समझाया है मेडिटेशन क्या है, बट व्यूअर्स को अगर आप बताएं कि मेडिटेशन है क्या, व्हाट इज मेडिटेशन? देखो, मेडिटेशन का मतलब होता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है कि जब हम एक जगह बैठ के शांति से अपने माइंड को ऑब्जर्व करते हैं या हम रेस्पिरेशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो एक तरह की एनर्जी लिबरेट होती है। वो एनर्जी हमें बहुत काम आती है और ये हमें लाइफ में बहुत पॉजिटिव बनाती है। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेट होकर के एक जगह बैठ के आंख बंद कर करके थॉट्स पे कॉन्सेंट्रेट करें या हम रेस्पिरेशन पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो उससे जो बेनिफिट होते हैं वो सब मेडिटेशन के कारण। इसी को हम मेडिटेशन कहते हैं कि आप शांति से एक जगह बैठें और अपने थॉट्स को या अपने रेस्पिरेशन को ऑब्जर्व करें, जिससे आपकी एनर्जी लिबरेट हो और आप पीसफुल हो जाएं। इट इज़ फॉर पीस, इट इज़ फॉर इम्प्रूविंग योर बॉडी फिजिकली एंड मेंटली। तो ये ना कोई फर्टिलिटी के जर्नी में, बट ओवरऑल एक इंसान को भी एवरीडे लाइफ में भी हेल्पफुल है। फर्टिलिटी स्पेशली ज़्यादा है, बट वैसे भी हमारे काम की बहुत चीज़ है। बिल्कुल, मेडिटेशन तो एक हमारे पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, मेडिटेशन शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो किस टाइप की मेडिटेशन होती है, किस किस टाइप की हम मेडिटेशन कर सकते हैं? हाँ, देखिए, मेडिटेशन तो बहुत तरह की होती है। कंसंट्रेट करना, थॉट्स देखना, एक किसी पॉइंट पे कंसंट्रेट करना, पर जो हम रिकमेंड करते हैं उसका नाम है आनापान।
आनापान का मतलब होता है कि हम प्रेजेंट में रहते हैं, हम अपने रेस्पिरेशन को देखते हैं कि अब हमारी सांस आई, अब हमारी सांस गई, अब हमारी सांस आई, तो हम प्रेजेंट में रहते हैं। और आप देखेंगे अगर किसी को गुस्सा आता है तो उसकी सांस तेज हो जाती है, अगर कोई डरता है तो उसकी सांस धीमी हो जाती है। इसका मतलब हमारी सांस का इमोशन से बहुत गहरा संबंध है। अगर हमारी सांस का इमोशन से बहुत गहरा संबंध है तो अगर हम उस पे कंट्रोल कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारे इमोशंस कंट्रोल होंगे, और हमारे इमोशंस कंट्रोल होंगे तो हमें पॉजिटिव एनर्जी लिबरेट होगी। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आनापान मतलब ब्रेथ कंट्रोल, हाँ जी, बेसिकली ब्रेथ कंट्रोलिंग। आनापान का मतलब है ऑब्जर्विंग द ब्रेथ ऑब्जर्विंग द ब्रेथ। एज इट इज। ओके। मतलब हम प्रेजेंट में रह रहे हैं और देख रहे हैं कि अब हमारी सांस आ रही है, अब हमारी सांस जा रही है। ये प्राणायाम से अलग है। प्राणायाम में हम जानबूझ के सांस तेज लेते हैं, कम लेते हैं, हम कंट्रोल करते हैं। बट इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि देखिए अब मेरी सांस स्लो है, अब मेरी सांस ज़्यादा आ गई है, अभी मेरे को ये हो रहा है, अभी मुझे मेरी सांस एकदम तेज़ हो गई है, अब मैं क्वाइट हूँ, अब मैं पीसफुल फील कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें सांस को देखने से हमें आती है। और हमें आगे जब सपोज हमें किसी चीज़ पे गुस्सा आया और हमने सांस को देख लिया तो हमारा उसी टाइम वो इवेपोरेट हो जाता है। गुस्सा हमारे अंदर वो कलेक्ट नहीं हो पाता, हमारे संस्कार नहीं बनते हैं, एक्सेप्टेंस भी बढ़ती है, एक्सेप्टेंस भी बढ़ती है। तो ये सब जो होता है, ये आनापान मेडिटेशन हम कहते हैं, ये एक विपश्यना का पार्ट है। विपश्यना एक तरह की मेडिटेशन होती है, उसमें शुरू शुरू में आनापान कराते हैं। मतलब हमारे अपने माइंड को थोड़ा सा हम नॉट कंट्रोल बट ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे विपश्यना में और भी हम सेंसेशंस बॉडी में देखते हैं। वो और आगे जा कर के अगर किसी को करना है तो 10 दिन का कोर्स या कर सकते हैं। बट इनिशियली जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया उनके लिए हम आनापान सजेस्ट करते हैं। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए कि फॉर पीपल हु डोंट नो, जिनको नहीं मालूम कि मेडिटेशन होती क्या है। जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि किसी ने अगर मेडिटेशन कभी लाइफ में नहीं की तो क्या वो भी कर सकते हैं ये हाँ जी मेडिटेशन? बिल्कुल, ये बहुत सिंपल तरीका है। और ये जो एक लिंक हमने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, इस लिंक को अगर क्लिक करके हम आनापान मेडिटेशन फॉर द 10 मिनट्स अगर करेंगे, जो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो वो हमें पूरे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप कैसे बैठिए, आप कैसे ऑब्जर्व करिए, अगर आपका माइंड बाहर चला जाता है तो वापस सांस पे कैसे लाइए, अगर आप रेस्टलेस होते हैं तो सांस पे किस तरह से ध्यान दीजिए। 10 मिनट का अगर हम आनापान मेडिटेशन डेली सुबह और शाम करें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और न केवल आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव होगी बट ओवरऑल वेलबींग भी आपकी इंप्रूव होगी। तो इस लिंक के हिसाब से अगर आप जाएंगे, आपको हिंदी में सुनना आप हिंदी में, इंग्लिश में सुनना इंग्लिश में, 10 मिनट्स पूरे इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप आराम से बैठिए, अपना चश्मा वगैरह उतार के वो बताएंगे आपको कैसे करना है, पूरे इंस्ट्रक्शन देंगे। अगर आप 10 मिनट मॉर्निंग इवनिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है, हमारे हार्मोन बैलेंस होने लगे, हमारे ओव्यूलेशन होने लग गया, इस तरह से होता है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, ये बहुत ही आपने अच्छा आंसर दिया। तो क्योंकि हमारी ऑडियंस आज वो भी है जो जानना चाहती है मोर अबाउट फर्टिलिटी और मेडिटेशन के कनेक्शन के बारे में, तो फर्टिलिटी जर्नी में जब लोग आते हैं और कंसीव करने की कोशिश करते हैं, फॉर जो भी मेथड से करें, तो ये किस स्टेज में उनको काम आता है, शुरू से या कोई पर्टिकुलर टाइम है जहाँ पे उन्हें ज़्यादा मेडिटेशन जैसी फोकस करना चाहिए उस पर? देखिए, मेडिटेशन करने का कोई ऐसा समय नहीं है कि कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए। जब आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तब से करना चाहिए, जब आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब से करना चाहिए, अगर आपको सक्सेस मिल गई या फेलियर हो गया तभी भी करना चाहिए। अच्छा। इसे पैटर्न ऑफ लाइफ, ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। अगर ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है तो डेफिनेटली पहले भी करिए, ट्रीटमेंट के दौरान भी करिए और ट्रीटमेंट लेने के बाद भी करिए, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। एंड अगर आप कंसीव करिए तो आपके फिर बेबी को भी बेनिफिट होगा, जी जी, राइट? आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में भी बेनिफिट रहेगा, तो ओवरऑल ही आपको बेनिफिट रहेगा इस प्रैक्टिस से। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बीना फॉर द वंडरफुल आंसर्स, एंड योर आंसर्स, आपके आंसर्स इतने अच्छे हैं, इतने इंटरेस्टिंग हैं कि इतनी सारी जनता हमारी जो है वो आज की डेट में यही सबसे बड़ा फैक्टर जो आपने बताया इनफर्टिलिटी का, वो सबसे वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इज स्ट्रेस। स्ट्रेस हमेशा कम रखना चाहिए, लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। तो डॉक्टर बीना, आपने आनापान और विपश्यना के बारे में हमें बताया, तो ये प्रैक्टिस आनापान विपश्यना की प्रैक्टिस कौन थे, इसके ओरिजिन कहाँ से हुआ था इसका? देखिए,
ये गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले एक टेक्निक इन्वेंट करी थी जिसका नाम था विपश्यना। काफ़ी समय तक लोगों ने उससे बेनिफिट हुआ। गौतम बुद्धा ने ये टेक्निक जो इन्वेंट करी थी उसी का एक पार्ट आनापान है। इनिशियली पहले आनापान करते हैं फिर विपश्यना में जाते हैं। जिन लोगों को ये अच्छी लगती है वो एक 10 डेज़ के कोर्स में भी जा सकते हैं और 10 डेज़ के कोर्स में विपश्यना कर सकते हैं, जिससे उनको ओवरऑल लाइफ में बहुत फ़र्क मिलेगा। तो ये बेसिकली टेक्निक है जो गौतम बुद्धा ने बनाई थी। ये एक साइंटिफिक तरीका है, इसमें कोई सेक्ट नहीं है, इसमें कोई रिलीजन नहीं है। एवरीबडी कैन डू, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एनीबडी कैन डू इट बिकॉज इट इज़ अ साइंटिफिक वे ऑफ द रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस, साइंटिफिक वे ऑफ मेडिटेशन। करेक्ट। ये किसी हिंदू की है या क्रिश्चियन की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, इसके बारे में कोई साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है क्या? हाँ जी, साइंटिफिक रिसर्च हुई है और उसमें उन्होंने ये देखा है कि जिन लोगों ने मेडिटेशन किया, एक ग्रुप बनाया, और जिन लोगों ने मेडिटेशन नहीं किया, आनापान हो, विपश्यना हो, कुछ भी, देयर वर लॉट ऑफ डिफरेंट बिटवीन देयर साइक, देयर फर्टिलिटी इश्यूज, देयर बैलेंस, देयर हैप्पीनेस, बहुत डिफरेंस था। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। ये कोई मतलब वी आर डॉक्टर्स और हम डॉक्टर हैं तो हम आपको ऐसे किसी रिलीजन के बारे में मोटिवेट नहीं करेंगे। अगर हम आपको ये बता रहे हैं कि दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, हमने खुद प्रैक्टिस करके देखा है एंड इट इज़ रियली गुड। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एंड दिस इज़ वेरी इंसाइटफुल डॉक्टर बीना, ऑल द आंसर्स। और आपने जो हमारे व्यूअर्स को बताया कि आप मेडिटेशन की किस तरीके से हम कर सकते हैं, आनापान विपश्यना के बारे में बताया, तो ये मेडिटेशन विपश्यना की जो माइंडफुलनेस वाली प्रैक्टिस है, ये कितने टाइम करनी चाहिए दिन में, कितनी बार करनी चाहिए और कितने समय के लिए करनी चाहिए? देखिए, शुरू में तो आप 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो। 10 मिनट मॉर्निंग, 10 मिनट इवनिंग, आनापान मेडिटेशन। धीरे धीरे करते जब आपको लगा कि आपका ध्यान 10 मिनट के लिए चला गया और 10 मिनट आप आराम से बैठ सकते हो, तो उसको बढ़ा के 15 मिनट करिए, 20 मिनट करिए। लेकिन सुबह शाम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह शाम करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि 24 घंटे के लिए 2 बार, हम 3 बार खाना खाते हैं, तब 3 बार खाना करते हमें न्यूट्रिशन मिलता है। हमारे माइंड को भी न्यूट्रिशन चाहिए। अगर हमें माइंड को न्यूट्रिशन देना है तो हमें सुबह शाम 10 मिनट कम से कम आनापान मेडिटेशन करना ही चाहिए। और ये 10 मिनट से हमारा दिन और भी फ्रूटफुल होगा और प्रोडक्टिव होगा। बिल्कुल। और नीचे एक और लिंक है जिसमें एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर किशोर चंद्रामानी का एक लिंक है, जिन्होंने आपको बताया है कि हाउ डज इट हेल्प। तो अगर आप चाहें तो आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं और खुद सुन सकते हैं कि ये आपको कैसे मदद करता है और ये क्या करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा। मैं इनकरेज करूंगी अपने व्यूअर्स को कि लिंक एक्सप्लोर करें, और कोई क्वेश्चंस हो तो आई एम श्योर वो दे कैन आस्क, राइट? Thank you very much, Dr. Beena again. Thank you, Pallavi. Thanks a lot. Your questions were also amazing, and I'm sure our viewers will be benefited by this. Thanks a lot.